हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज से हम क्लास 10th की 2027 की बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स की, कि नंबर्स क्या होते हैं। ये कौन कौन से नंबर्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो मेनली नंबर्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला बात करें तो रियल नंबर्स, जो कि हमें इस चैप्टर में और कुछ हमने पिछली क्लासेस 9th में पढ़ रखा है। दूसरा टाइप्स होता है इमेजिनरी नंबर्स, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो पहले अगर हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, रियल नंबर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला रैशनल नंबर, और सेकंड होता है इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को हम क्यू के फॉर्म में डिनोट करते हैं, और इर्रेशनल नंबर को हम लोग क्यू डैश के फॉर्म में। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? वे सभी नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहाँ पर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? वे सारे नंबर कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए √2, √3, √5, पाई एंड सो ऑन। इमेजिनरी नंबर के बारे में डिटेल में हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा अगर देख लेते हैं कि क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर x² + 3 बराबर 0 हो, अगर x² बराबर यहाँ से हम लोग 3 को उधर भेज देंगे तो -3 हो जाएगा। x बराबर ±√-3। तो जैसा कि अगर रूट के अंदर माइनस में अगर वैल्यू आ जाती है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसके लिए डिटेल में हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर रूट के अंदर अगर √-1 की वैल्यू आई के बराबर होती है। आई कहे तो आयोटा, आई का मतलब आयोटा होता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। हाँ, तो इस चैप्टर की जो पहली थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ये क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। तो थ्योरम को समझने से पहले हम पहले समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो पहले अगर हम बात करें कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर हो, ओनली टू फैक्टर्स। एग्जांपल की बात करें तो जैसे टू, अगर हम टू के फैक्टर की बात करें कि टू के फैक्टर क्या क्या होते हैं, तो टू के फैक्टर होते हैं, टू किसी से डिवाइड होगा, टू 1 से डिवाइड होगा और टू 2 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेके हम लोग देख लेते हैं, जैसे 5। अगर 5 की बात करें तो 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 भी जो है वो सिर्फ अपनी टेबल में आता है, या फिर 5 की टेबल में आता है, या फिर 1 की टेबल में आता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर क्या होते हैं,
कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। नंबर हैविंग अ मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर हम ले लें 12 ले लेते हैं, तो 12 किससे किससे कटेगा? 12 हमारा 1 से भी कटेगा, 12 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, और 12 के टेबल में आएगा ही आएगा। 2 से अधिक फैक्टर होने पर हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स। और प्राइम नंबर्स जिनमें ओनली 2 फैक्टर्स हों। थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि आपने नंबर्स को किस ऑर्डर में लिखा है। जैसे अगर हम 600 को लेके सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। 600 पहले 2 से डिवाइड किया, 2 3 से 6, 2 0 से 0, 2 0 से 0, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 से 2, 2 5 से 10, 2 0 से 0, फिर 5 से डिवाइड किया, 5 3 से 15, 5 0 से 0, फिर 5 से डिवाइड किया, 5 6 से 30, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 3 से 6, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 1 से 3। तो अगर हम बात करें इसके फैक्टर्स की, तो फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। तो हमने क्या देखा कि 600 के जो प्राइम फैक्टर निकला वो निकला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। आप हम अगर किसी भी तरीके से डिवाइड करें, चाहे हम इस नंबर को अगर हम पहले किसी और नंबर से डिवाइड करना शुरू करते, मान लो 600 को हम अगर पहले हम 5 से डिवाइड करना शुरू करते, तो 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 0 से 0, फिर 5 से डिवाइड किया, 5 2 से 10, 5 4 से 20, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 से 2, 2 2 से 4, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 6 से 12, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 3 से 6, लास्ट में क्या बचा? 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो हमने देखा कि अगर मैं दूसरे नंबर से भी अगर 6 को डिवाइड करता हूँ, पहले शुरू करता हूँ, किसी भी नंबर से स्टार्ट करूँ, पर जो उसका प्राइम फैक्टर आएगा वो यूनिक नंबर्स का कॉम्बिनेशन होगा, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, वैल्यू हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमारा लास्ट एक टॉपिक बचता है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं कि किसी भी दो नंबर का एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 66, एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 210। अगर हम दोनों के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर अगर हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं 66। 66 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 से डिवाइड किया, 11 1 जा 11। इसी तरीके से हम लोग सिमिलरली हम लोग 210 का भी प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। क्या क्या होगा? हमने पहले इसको किससे डिवाइड किया? 2 से। 2 से कितनी बार में गया? 2 1 से 2, 2 5 से 10, 3 से डिवाइड किया, फिर 3 3 से 9, 3 5 से 15, 5 से डिवाइड किया, 5 7 से 35, 7 से डिवाइड किया, 7 1 से 7। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो 66 के प्राइम फैक्टर क्या क्या निकले?
तो 66 का निकला 2 इंटू 3 इंटू 11, 2 इंटू 3 इंटू 11, और 210 का हमारा क्या निकला 2 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। हाँ, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? हम देखते हैं जो हमारे प्राइम फैक्टर्स निकले हैं 2, 3, 11, 2, 3, 5, 7, तो उसमें हर प्राइम नंबर की जो हाईएस्ट पावर है वो हम लोग ले लेते हैं एलसीएम निकालते समय। जैसे हम 2 देखें, दोनों में से हाईएस्ट किस में आया है, तो 2 दोनों में बराबर आया है, तो एक बार हम लोग 2 लिख लेते हैं। 3 देखते हैं, 3 दोनों में एक एक बार आया है, अगर मान लो किसी में 2 बार आया होता तो हम 3 2 बार लिख लेते हैं, पर 3 दोनों में एक ही बार आया तो एक बार हम लोग 3 लिख लेते हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं एक बार 5 आया, एक बार 7 आया, एक बार 11 आया, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमने बार मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा कितना 2 इंटू 3, 3 2 6, 5 30, 30 इंटू 7 हो जाएगा कितना 210, और 210 इंटू 11 कितना हो जाएगा, ये टोटल आ गया 2310। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 2310। तो सबसे छोटी संख्या जो 66 से भी डिवाइड हो जाए, 210 से भी डिवाइड हो जाए, वो क्या आई 2310। इसी तरीके से अगर हमें जब एचसीएफ निकालना हो दोनों नंबर का, एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ निकालते समय देखते हैं जो दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट पावर जो दोनों में कॉमन हो वो हम लोग लेते हैं। 2 की दोनों में हाईएस्ट पावर कॉमन क्या है, 2 इसमें भी एक बार आया, 2 इसमें भी एक बार आया, तो कॉमन मल्टीपल लेते हैं दोनों में कॉमन प्राइम नंबर लेते हैं। तो 2 कितनी बार, एक बार दोनों में कॉमन है, इंटू 3 कितनी बार, और 3 भी दोनों में कॉमन है, और 3 की हाईएस्ट लोएस्ट पावर कितनी है दोनों में कॉमन 1, तो हम लोगों ने 3 भी लिख लिया। तो इस तरीके से हमारा एचसीएफ क्या आ गया 3 2 जा 6। इस तरीके से एलसीएम एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब हम लोग आ जाते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 में, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है कितना 140, तो पहले हम 140 का क्या निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कितनी बार जाएगा, 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 0 0, फिर 2 से इसको डिवाइड किया, 2 3 6, 2 5 10, 5 से डिवाइड किया, 5 7 35, फिर 7 से डिवाइड किया, 7 1 7, तो ये आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 140 का प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम फिर फर्दर लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। सिमिलरली हम सेकंड वाले को भी सॉल्व करेंगे 156। सिमिलरली 156 का भी प्राइम फैक्टर हम लोग निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी, 2 3 6, 2 9 18, फिर हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 3 9, 13 से डिवाइड किया, 13 1 13, इसका प्राइम फैक्टर आ गया कितना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं फिर से 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। सिमिलरली थर्ड वाला सॉल्व कर लेंगे, 3 8 2 5। सिमिलरली जैसे हमने ऊपर के दोनों क्वेश्चन का प्राइम फैक्टर्स निकाले, अगर हम 3825 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं 8 2 5, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे क्या है 5, 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार 5 7 सा, फिर 5 6 सा, फिर 5 5 सा 25, अगेन हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 2 बचा 25, 5 5 जा 25, फिर बचा 1, 5 3 जा 15, अगेन 5 से अगेन अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड किया कितनी बार जाएगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 51 किससे कटेगा 51, हमें पता है कि 3 से डिविजिबल है, 3 से फिर से हमने काट लिया, 3 1 जा 3, 7 3 जा 21, और 17 एक क्या है प्राइम नंबर है जो कि खुद की टेबल में कटेगा,
17 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 17 से। कितनी बार? 1 बार। 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अगेन हम इसको लिख सकते हैं कैसे? 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17। सिमिलरली हम फोर्थ वाले को सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ है क्या? 5005। तो मेनली जैसे हमने ऊपर वाले तीनों क्वेश्चन का प्राइम फैक्टर निकाले, तो हम लोग निकाल लेते हैं 5005। इसको डिवाइड करेंगे किससे? 5 से जाएगा। कितनी बार? 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5। अभी हमारा किससे कटेगा? 7 से कट जाएगा। 7 से कितनी बार जाएगा? 7 1 जा 7, 7 4 जा, फिर बचा कितना? 2, 7 3 जा 21। अगेन हम इसको डिवाइड कर लेंगे किससे? अब कटेगा ये 11 से कटेगा। 11 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 1 जा 11, 11 3 जा 30, फिर 13 से डिवाइड किया, 13 1 जा 30। तो इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें ये इरेज करना पड़ेगा, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। फिफ्थ वाला नंबर है हमारा 7429। जैसे हमने और सभी क्वेश्चंस का निकाला, उसी तरीके से इस क्वेश्चन का भी अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 7429, इनका भी प्राइम फैक्टर अगर निकालेंगे 7429 को हम चेक करेंगे तो 2 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भी नहीं कटेगा, फिर 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं डिविजिबल होगा, 13 से भी नहीं होगा। फिर हमारा सीधे कटेगा ये किससे? 17 से कटेगा। 17 से डिवाइड करने के लिए हम लोग कितनी बार लेके जाएंगे? सबसे पहले 4 बार, फिर दोबारा करेंगे 3, फिर 7। अब हमें दिख रहा है ये नंबर जो आया 437, 17 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब नेक्स्ट जो प्राइम नंबर मिलेगा हमें 19। 19 से डिवाइड करके देखेंगे तो 19 2 से, फिर 19 3 से। 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो जो कि खुद से कटता है केवल 23 बार में 1। तो इस तरीके से जो 7429 का प्राइम फैक्टर आ गया वो गया 17 इंटू 19 इंटू 23। इस तरीके से NCERT 1.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे एक नया क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को जरूर मिलता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब कि हमें दिए हुए दो नंबर्स का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम होता है और जो एचसीएफ होता है उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें 26 एंड 91 का निकालना है। तो सबसे पहले हम 26 और 91 के क्या निकाल लेंगे? प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि किस तरीके से प्राइम फैक्टर निकाला जाता है। 26 को हम पहले डिवाइड करेंगे 2 से। कितनी बार जाएगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अगेन ये 13 एक प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। सिमिलरली जब हम 91 को सॉल्व करेंगे तो 91 हमें पता है किससे कटेगा? 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और 13 एक प्राइम नंबर है, 13 13 1 जा 13। तो हमारा प्राइम फैक्टर क्या आ गया? 26 का आया 2 इंटू 13, और 91 के प्राइम फैक्टर क्या है? 7 इंटू 13। अब एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू, एंड HCF ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू।
तो उसको निकालने से पहले एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं। अगर हमें एलसीएम निकालना हो, कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालते समय हमें जितने भी प्राइम नंबर आए हुए हैं, प्राइम फैक्टर निकालने पे दोनों नंबर के जितने भी प्राइम नंबर आए हैं, उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो लेते हैं। मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर्स, और एचसीएफ के लिए लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर। तो एलसीएम के लिए हमने बोला क्या, हाईएस्ट पावर लेंगे किसकी, सॉरी, तो 26 और 91 में हमें प्राइम फैक्टर निकाले, तो दोनों के प्राइम फैक्टर में जो जो प्राइम नंबर्स आए हम सभी को प्राइम नंबर लिख लेते हैं। 2 इंटू 7 इंटू 30, और 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 13 की कितनी है 1, 7 की कितनी है 1। तो हमको इनको मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। 7 टू ज़ा 14 इंटू 13 इज इक्वल टू 13 4 ज़ा 52 कैरी ओवर 5, 13 ज़ा 13 और 5 18। हमारा एलसीएम आ गया 182। और एचसीएफ के लिए मैंने बोला कि लोवेस्ट पावर देखते हैं किसकी, कॉमन प्राइम नंबर्स के। तो दोनों में कॉमन प्राइम नंबर क्या है, दोनों में कॉमन प्राइम नंबर है हमारा 13, और उसकी लोवेस्ट पावर कितनी है 1 ही है। तो हम लोग का हमारा देयरफॉर हमारा एचसीएफ क्या आ गया 13, जिसमें अब आगे हमें वेरीफाई करना है। तो चलिए अब हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन में हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा ये बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलिए देखते हैं कैसे होगा। एलसीएम हमारा आया था कितना 182 इंटू एचसीएफ हमारा आया था 13 बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में पहला नंबर हमारा 26 इंटू दूसरा नंबर था क्या 91। जब हम 182 को 13 से इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13 टू जो 26 का 6, पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2 3 6 6। इसी तरीके से 26 और 91 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा 2 3 6 6। तो हमें क्या देखने को मिला कि हमारा जो एल एच एस है और आर एच एस है क्या है बराबर है। सॉल्व करने पर हमें देखने को मिला कि हमारा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो हम लोग क्या करेंगे, हेंस इट इज वेरीफाइड। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे, जिसमें हम सबसे पहले 510 और 92 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम 510 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से जाएगा 2 2 2 4 2 5 10 2 5 10। फिर से हम इसके 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 से जाएगा 5 5 5 25 5 1 5। फिर हम इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 से जाएगा कितनी बार 3 से जाएगा 3 3 7 21, 17 को से डिवाइड कर लेंगे, 17 1 17। सिमिलरली हम 92 का भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। नाइन्टी टू को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 से 8 2 6 12, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 2 3 6, 23 प्राइम नंबर है तो 23 से डिवाइड करेंगे, 23 1 23। तो इस तरीके से हमारा 510 का प्राइम फैक्टर आ गया 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, और 92 का प्राइम फैक्टर आ गया 2
इंटू 2 इंटू 23, जो कि बराबर होगा 2 की पावर 2 इंटू 23। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर आए हैं वो सारे प्राइम फैक्टर हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। हमारे प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, 23 है। मैंने बताया था एलसीएम निकालते समय जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उनकी हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो हम लोग 2 की हाईएस्ट पावर 2 को लिख देंगे। 3, 5, 17 और 23 की पावर कितनी है? 1। अब इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, 3, 4, 6, 0। सिमिलरली हमारा जो एचसीएफ होगा हो जाएगा क्या? मैंने बोला था दोनों में जो कॉमन प्राइम नंबर होगा, तो दोनों में कॉमन प्राइम नंबर क्या है? 2। और कॉमन प्राइम नंबर के हम लोग क्या लेते हैं? लोएस्ट पावर। तो 2 की लोएस्ट पावर कितनी है? 1। तो इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो गया? हमारा एलसीएम आ गया 23460 और हमारा एचसीएफ आ गया 2। ना अब हम लोग आ जाते हैं वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन में क्या करना है? हमें दिखाना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ये बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमारा एलसीएम आया है 23460 और हमारा एचसीएफ आया है 2 और हमारे नंबर हैं 510 इंटू 92। जब हम 23460 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 46920, जो कि बराबर होगा, जब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 46920। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ? एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। इस तरीके से सेकंड वाला भी हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं, जिस तरह हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट लगाया उसी तरीके से हम थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। उससे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग 336 और 54 को क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 336 और 54। तो पहले हमने 2 से डिवाइड किया, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16। तो 2 से डिवाइड किया, 2 8 16, 2 4 8। अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 4 8, 2 2 4। अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 2 4, 2 1 2। 3 से डिवाइड किया, 3 7 21। 7 से डिवाइड किया, 7 1 7। 54 को भी इसी तरीके से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 2 2 4, 2 7 14। 3 से डिवाइड किया, 3 से जाएगा, 3 9 27। अगेन 3 से डिवाइड किया, 3 3 9। अगेन 3 से, 3 1 3। तो इस तरीके से हमारा जो प्राइम फैक्टर आ गया 336 का जो प्राइम फैक्टर आया वो कितनी बार है? 4 बार। एक बार 3, एक बार 7। तो हमारा प्राइम फैक्टर आया 2 की पावर
4 इंटू 3 इंटू 7। सिमिलरली 54 का जो प्राइम फैक्टर आया वो आया 1/2 इंटू 3 बार 3 रिपीट हुआ तो 3 की पावर कितना 3। तो जो हमारा एलसीएम हो जाएगा किसका 336 और एंड 54 का बराबर हो जाएगा सर मैंने क्या बताया सारे पहले प्राइम नंबर लिख लेते हैं जो आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 और एलसीएम में क्या लेते हैं मैक्सिमम पावर। एलसीएम निकालते समय क्या लेते हैं मैक्सिमम पावर। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 4। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3। तो 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1। तो 7 को ऐसे रहने दिया। इसको जब आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा 3024। अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ये बराबर हो जाएगा हमारा कैसे कॉमन कॉमन प्राइम नंबर ले लेंगे। दोनों में कॉमन कौन कौन से प्राइम नंबर 2 दोनों में कॉमन है इंटू 3। मैंने बोला था दोनों में लोएस्ट पावर लेते हैं तो दोनों में 2 की लोएस्ट पावर कितनी है 1 और 3 की लोएस्ट पावर कितनी है 1। एचसीएफ निकालते समय मिनिमम पावर लेते हैं तो हमारे इस तरीके से हमारा एचसीएफ क्या आ गया 6। अब वेरिफिकेशन वाला काम कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में क्या करना है वेरिफिकेशन में हमें करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमारा एलसीएम आया कितना 3024 इंटू एचसीएफ आया कितना 6। हमारे नंबर क्या हैं 336 इंटू 54। 3024 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 1। सिमिलरली जब इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 18144 तो हमारा एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा आरएचएस। Hence it is verified. LHS बराबर RHS. Hence it is verified. इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बस इसमें क्या 3 नंबर्स हैं इनके हमें क्या निकालने हैं एलसीएम निकालने हैं और एचसीएफ निकालने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 12 का 15 का और 21 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 12 का 2 से डिवाइड करा 2 6 12। 2 को फिर डिवाइड किया 2 3 6। 3 से डिवाइड किया 3 1 3। और 15 का निकाल लेते हैं। 15 3 से जाएगा 3 से कितनी बार 3 5 15। 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 5। और 21 का हम लोग निकाल लेते हैं। 3 से डिवाइड किया 3 7 21। 7 से डिवाइड किया 7 1 7। इसी तरीके से हमारा 12 का प्राइम फैक्टर आया क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 जो कि बराबर होगा 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 का प्राइम फैक्टर आया 21 का 15 का आया 3 इंटू 5 और 21 का आया 3 इंटू 7। तो इस तरीके से जो हमारा एलसीएम हो गया 12 15 एंड 21 का वो हो जाएगा क्या
जो चीज़ मैंने आपको पहले सेकंड क्वेश्चन बताई थी, सेम चीज़ यहाँ पर ही फॉलो होगी। टोटल जो प्राइम नंबर आए हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हम लोग लिख लेते हैं एक बार यहाँ पर। तो हमारे कौन कौन से प्राइम नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं? हमें देखने को मिला है 2, हमें देखने को मिला है 3, हमें देखने को मिला है 5, हमें देखने को मिला है 7। बस हमने क्या ध्यान देने को कहा था? एलसीएम निकालते समय जिनके जितने भी प्राइम नंबर हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो लिखते हैं। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी थी? 2। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी थी? 1। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो ये हमारा क्या आ गया? इस तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फाइनली हमारा एलसीएम आ जाएगा कितना? 420। सिमिलरली एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21 ये बराबर हमारा हो जाएगा। मैंने बताया था कि तीनों में जो कॉमन प्राइम नंबर होगा, तीनों में कॉमन प्राइम नंबर क्या है? 3 क्या है? सब में कॉमन है। तो देयरफॉर हमारा एचसीएफ क्या हो गया? हमारा एचसीएफ हो गया 3। तो एलसीएम में आ गया हमारा 420, एचसीएफ आ गया हमारा क्या? 3। सिमिलरली अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में हमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, एक यूनिक चीज़ देखने को मिलती है जिससे हमारा एक नया कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ये जो हमें दिए हुए नंबर्स हैं ये पेयर ऑफ क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। ये क्या है? तीनों प्राइम नंबर्स हैं। तो एक बात नोट कर लीजिए, क्या? एक बात नोट कर लीजिए कि अगर हमें दिए हुए पेयर ऑफ नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स के पेयर हैं। किसके पेयर हैं? प्राइम नंबर्स के पेयर हैं। तो उनका जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1 होगा। एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1 होगा। और दिए हुए पेयर का जो एलसीएम होगा वो हमेशा क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होगा। क्या होगा? जो हमारा एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 होता है और जो हमारा एलसीएम होता है वो हमेशा क्या होता है? उन नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। मतलब कि अगर सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? अगर हमें सेकंड पार्ट का 17, 23, एंड 29 का एलसीएम निकालना है, ये एलसीएम हमेशा आएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 11339। और जो हमारा एचसीएफ आएगा, जैसा कि मैंने बताया कि प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होता है? वो 1 होता है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। उससे पहले हम लोग ये पूरा इरेज कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें कौन कौन सा नंबर दिया है? थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 8, 9 एंड 25। तो सबसे पहले हम सबका क्या निकाल लेते हैं? प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अब प्राइम फैक्टर निकालना आ गया होगा। 8 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड किया 2 4 जा 8, अगेन 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4, अगेन 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2। 9 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं।
3 से डिवाइड किया 3 3 से 9, 3 से डिवाइड किया 3 1 से 3। सिमिलरली 25 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं 5 5 से 25, 5 1 से 5 ना। जो 8 का प्राइम फैक्टर आया क्या क्या आया? 8 के जो प्राइम फैक्टर आए, 9 का जो प्राइम फैक्टर आए और 25 के जो प्राइम फैक्टर आए हमारे क्या क्या आए? 2 कितनी बार आया है? 3 बार। 8 का प्राइम फैक्टर निकालते समय 2 कितनी बार आया? 3 बार। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3। और 9 के प्राइम फैक्टर निकालने पर क्या आया? 3 की पावर 2। और 25 का क्या आया है? 5 की पावर 2। अब हम लोग लिख लेते हैं हमारा एलसीएम क्या होगा। एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 is equal to, and HCF of 8, 9 and 25। तो हमारा एलसीएम आ गया कितना? एलसीएम निकालने समय हमने बोला था सभी प्राइम नंबर्स को लिख लेते हैं। तो हमारे कौन कौन से प्राइम नंबर आए हैं? हमारा आया है 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो हम लोग ले लेंगे 2 की पावर 3। 3 की हाईएस्ट पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर 2। तो इस तरीके से फाइनली हमारा एलसीएम कितना आ गया? इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 1800। और एचसीएफ निकाल लेंगे। हमें देखने को मिल रहा है तीनों में कोई भी प्राइम नंबर कॉमन देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हमें तीनों में कोई भी प्राइम नंबर कॉमन देखने को नहीं मिलता है तो फाइनली हमारा एचसीएफ क्या आता है? अगर कोई भी कॉमन प्राइम नंबर ना हो तो हमारा एचसीएफ आता है हमेशा क्या? 1। हमारा एचसीएफ आता है 1। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया क्या? हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकल आया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। और हमें फाइंड आउट करने को क्या कह रहा है? एलसीएम किसका? इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा। तो ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 में नियम पढ़ा था उस नियम का यूज़ करते हुए हमें एलसीएम निकालना होगा क्या होगा। तो हमें दिया क्या है? हमें दे रखा है कि एचसीएफ इसका एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। और हमें निकालना क्या है? एलसीएम फाइंड आउट करना है किसका? 306 एंड 657 का एलसीएम क्या होगा। वी नो दैट, क्या पता है? हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। क्या होता है? इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है आंसर। दो नंबर कौन कौन से हैं? 306 इंटू 657 इज इक्वल टू एलसीएम क्या करना है? निकालना है इंटू एचसीएफ हमें क्या दे रखा है? 9। 9 को इधर हम ले आएंगे तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू एलसीएम। इसको हम कट कर लेंगे तो 9 से कट हो जाएगा कितनी बार? 9 से 9 इसको डिवाइड करेंगे 3 बार लेके जाएंगे फिर 4 बार लेके जाएंगे। तो फाइनली हमारा एलसीएम क्या आंसर क्या रहेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 34 इंटू 657। हमारा फाइनली एलसीएम आ जाएगा हमारा क्या? हमारा आ जाएगा 2 2 3
3 8। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 हमसे कह रहा है चेक वेदर द 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, जहाँ पर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए, हमें पता होना चाहिए किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए उनके प्राइम फैक्टर में हमें दो चीज़ें देखने को जरूर मिलनी चाहिए। क्या, 2 और 5। उसके अलावा दूसरा कोई प्राइम नंबर हो तब भी चलेगा, पर उनके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होना कंपलसरी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 6 टू दी पावर n का क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 6 की पावर n का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 6 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो 6 का प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड होगा कितनी बार, 2 3 से 6, 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3। तो इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टर आया 2 इंटू 3 होल की पावर n। ये बराबर आ जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। क्या हमें इनके प्राइम फैक्टर में 6 टू दी पावर n के प्राइम फैक्टर में हमें 5 देखने को मिल रहा है, नहीं। तो इसीलिए अगर हमें इसके प्राइम फैक्टर में देखने को 5 नहीं मिल रहा है, सिंस prime factorization of 6 to the power n is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power n, उसमें 2 और 5 देखने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए therefore 6 to the power n cannot end with digit 0, जहाँ पर जो n होंगे वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं किस तरीके से, क्या हमने जो ये पढ़ा क्या ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं इसको। एक एग्जांपल ले लेते हैं, माना 100 को चेक करते हैं, क्या 100 के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आता है। तो 2 से डिवाइड किया, 2 5 10, 2 0 सा 0, 2 से डिवाइड किया 25, फिर अगेन 2 से 5 से डिवाइड किया 5 5 25, 5 से डिवाइड किया 5 1 5। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिला कि 100 के प्राइम फैक्टर में 100 के प्राइम फैक्टर में 2 टू द पावर 2 आया है और 5 की पावर 2 आया है। तो इसमें हमें 5 भी देखने को मिल रहा है और 2 भी देखने को मिल रहा है, तभी इसके यूनिट डिजिट पे क्या देखने को मिल रहा है, 0। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, जैसे अगर मैं ले लेता हूँ 20, 2 से डिवाइड किया 2 10 20, 2 से डिवाइड किया 5 बार में गया, 5 से डिवाइड किया 5 1 5। तो हमें क्या देखने को मिला कि 20 के भी प्राइम फैक्टर में जिसके यूनिट डिजिट पे 0 है, उसके प्राइम फैक्टर में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 20 के प्राइम फैक्टर में हमें देखने को मिल रहा है 2 की पावर 2 इंटू 5। यहाँ पर भी हमें 2 भी देखने को मिल रहा है और 5 भी देखने को मिल रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर द कंपोजिट नंबर। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनके मोर देन क्या हों, 2 फैक्टर हों। ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर हों उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। मोर देन 2 फैक्टर होने पर हम उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने इसको मान लिया कि ये n1 है, इसको मान लिया एक नंबर n2 है। तो पहले हम n1 को सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, हमने दोनों में से 13 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। 13, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हमारा आ गया कितना, 11 इंटू 7 हो गया 77 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 इंटू 78। हम चाहें तो 78 को और भी ब्रेक कर सकते हैं, और चाहो तो यहीं छोड़ दो। इसी तरीके से n2 को भी सॉल्व कर लेते हैं।
N2 को सॉल्व किया तो ये लिखा हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 प्लस 5। दोनों में से हमने 5 कॉमन ले लिया। सिमिलरली 5 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1। इसको सबको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा कितना 1008 प्लस 1। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये आ गया 5 × 1009। हम इसको लिख सकते हैं इतना, या फिर हम इसी में ही क्या मल्टीप्लाई में 1 भी लिख सकते हैं दोनों में। तो हमसे क्या देखने को मिल रहा है, सिंस द गिवन numbers n1 and n2 have more than 2 factors, therefore it is a composite number। इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है देखते हैं। उसमें कहा गया है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है जहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है, जिसमें सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव अ 1 राउंड। सोनिया 18 मिनट लेती है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए उस सर्कुलर पाथ का, और जबकि वाइल रवि टेक्स अ 12 मिनट, जबकि रवि को लगते हैं 12 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने के लिए सेम फील्ड का। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट अ सेम पॉइंट। दोनों एक सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम समय पे स्टार्ट करते हैं, एट अ सेम टाइम, एंड गो इन अ सेम डायरेक्शन। और एक ही डायरेक्शन में दोनों क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग। दोबारा कब वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर सेम टाइम पर मिलेंगे, हमसे ये निकालने के लिए कहा गया है। चलिए पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। कहा गया है कि स्पोर्ट्स फील्ड है, तो पहले हम लोग फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। माना ये एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसमें एक सर्कुलर ट्रैक है। ये एक सर्कुलर ट्रैक है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट से रवि माना यहाँ पे रवि स्टार्टिंग पॉइंट, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से रवि और सोनिया दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। किस डायरेक्शन में, हमने माना दोनों इस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं। रवि को लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट, जो कि सोनिया को लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। सबसे पहले देखते हैं रवि टेक्स 12 मिनट टू कंप्लीट अ 1 राउंड, जबकि सोनिया टेक्स कितना मिनट, 18 मिनट। अब हम लोग 12 और 18 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले 12 का निकालेंगे, 2 से डिवाइड किया, 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, 3 से डिवाइड किया, 3 1 3। इसी तरीके से 18 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 18 को भी हमने 2 से डिवाइड किया, 2 9 18, 3 से डिवाइड किया, 3 3 9, 3 से डिवाइड किया, 3 1 3। इस तरीके से हमारा प्राइम फैक्टर आ गया 18 का, 12 का। 18 का हमारा आ गया है 2 × 3 की पावर 2
और 18 का आ गया 2 इंटू 3। फाइनली हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हो 12 एंड 18 इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हमें एलसीएम निकालना होता है तो हमको जितने भी प्राइम फैक्टर देखने को मिल रहे हैं पहले हम उनको लिख लेते हैं। तो हमें प्राइम फैक्टर देखने को मिल रहा है 2 और 3, 2 इंटू 3। और दोनों प्राइम नंबर्स की जो हाईएस्ट पावर होती है हम उनको लिख लेते हैं। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की भी हाईएस्ट पावर 2 है। तो इस तरीके से फाइनली हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36 मिनट। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, देयरफॉर दे मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स। इस तरह कि दोबारा वो लोग आफ्टर 36 मिनट के बाद में दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। जिस तरह हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व किया उसी तरीके से हम एक्सरसाइज 1.2 भी सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में टोटल हमें क्वेश्चन 3 देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें तीनों क्वेश्चंस में नंबर्स को इरेशनली प्रूव करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रूव करना है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है। तो चलिए लिख लेते हैं, लेट अस assume that √5 is a रैशनल नंबर। और जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर है तो उसको हम P/Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब कि √5 इज इक्वल टू A/B, जहाँ पर A और B एक के क्या है, A एंड B आर को प्राइम। और हमें पता है कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे दो नंबर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो, केवल 1 हो। तो अब बी को हम क्या करते हैं, उधर भेज देंगे। जब बी को हम दूसरी साइड भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, B√5 इज इक्वल टू ए। अब हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो दोनों साइड स्क्वायर करने पे हो जाएगा B√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A²। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा B², 5B² इज इक्वल टू A²। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे हमारा कंक्लूजन निकलता है कि A² इज डिविजिबल बाई 5। इससे हमारा कंक्लूजन निकलता है कि जो A² है 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं A इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर हमारा A² अगर उससे डिविजिबल है, अगर A² 5 से डिविजिबल है, तब हमारा A भी जो होगा वो 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। लेट A इज इक्वल टू 5C, जहाँ पर C क्या है, इंटीजर है। वेयर C इज एन इंटीजर, C इज एन इंटीजर। जैसा कि हमने पहले सॉल्व किया, फिर से यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड
दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c स्क्वायर। ऊपर से हमने जो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ए स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब दोनों साइड हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 से काटा कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5c स्क्वायर। इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जैसा कि हमें वहाँ पे देखने को मिल रहा था, सिमिलरली हमें यहाँ पर भी वही चीज़ देखने को मिल रही है, क्या कि बी स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई क्या 5, या फिर दूसरे, या फिर हम इसी से एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं क्या कि देयरफॉर बी जो होगा वो भी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इसको हम लोग अपना सेकंड मान लेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर करने पर हमें क्या देखने को मिलता है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए एंड बी बोथ हैव कॉमन फैक्टर 5। दोनों से हमें क्या देखने को मिला कि ए में और बी का दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5। तो इससे हमारा जो हमने एजम्पशन दिया था वो हमारा क्या हो गया, गलत प्रूफ हो गया। हमने जो एजम्पशन माना था, जो कॉन्ट्राडिक्शन दिया था वो क्या हो गया, गलत प्रूफ हो गया। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज, जब हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो हम कह सकते हैं क्या, देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल नंबर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेंगे, जिसमें हमसे कह रहा है कि 3 + √2 5, 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। हमको 3 + 2 √5 को हमको क्या प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। तो इसे चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में माना था उसी तरीके से हम इसमें भी मान लेंगे। लेट अस एज्यूम, क्या मान लेंगे, एज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। 3 + 2 √5 क्या है, रैशनल नंबर। और हमें पता है कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b, जहाँ पर a एंड b आर को प्राइम नंबर, जहाँ पर a और b क्या है, को प्राइम नंबर। हमने ये क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। अब हम लोग 3 को इधर लेके चले आएंगे तो हो जाएगा 2 √5 इज इक्वल टू a/b। यहाँ प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको हम लोग और सॉल्व कर लेंगे तो 2 √5 इज इक्वल टू आ जाएगा a-3b/b। 2 को अगेन हम इधर भेज देंगे तो √5 इज इक्वल टू आ जाएगा a-3b/2a, 2b सॉरी। और हमें पता है
कि ए और बी क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। सिंस वी नो दैट सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, अगर ए और बी इंटीजर है तब हमारा ये पूरा नंबर जो आया a-3b/2b, ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। a-3b/2b इज अ रैशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। बट हमें पता है कि हमने बट हमें पता है कि √5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो इससे हमारा फाइनली क्या कंक्लूजन निकला कि जो हम लोग मान के चले थे कि 3+2√5 एक रैशनल नंबर है, वो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया, जिसकी वजह से जो हमने माना था वो क्या है, गलत हो गया। हम लोग फाइनली लिख लेंगे फाइनली हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि हमारा एजम्पशन गलत था, मतलब कि 3+2√5 क्या है, इज इरेशनल। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हमें जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी 1/√2 को क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर। चलिए लिख लेते हैं, लेट अस assume that 1/√2 इज रैशनल। हमने मान लिया कि 1/√2 क्या है, रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हम 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर ए और बी क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम कौन से होते हैं, जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ 1 हो। अब बी को इधर भेज देंगे, ए को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमारा आएगा b इज इक्वल टू ए, b इज इक्वल टू आ जाएगा a√2, या फिर b/a इज इक्वल टू √2। हमें देखने को मिल रहा है कि b/a मतलब b जो है वो क्या होगा, a से डिविजिबल होगा। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि b जो है वो a से डिविजिबल है, और b और a क्या है, इंटीजर्स हैं, और इंटीजर से बना हुआ जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। और √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। देखो जो हमने एजम्पशन माना था वहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमें पता है कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। देयरफॉर हम लोग लिख लेंगे क्या, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि b/a क्या होगा, इज अ रैशनल नंबर। नो दैट √2 इज इरेशनल। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। देयरफॉर जो हमने माना था हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। लिखेंगे दिस अराइजन बिकॉज ऑफ आवर
ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों पैदा हुआ? क्योंकि जो हमने एजम्पशन लेके चला था कि 1/√2 रैशनल नंबर है, वो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। इसीलिए हम कह देंगे क्या? देयरफॉर 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग मान लेंगे 7√5 क्या है? रैशनल नंबर है। चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं, लिख लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट 7√5 हम लोग लिख लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि 7√5 क्या है? रैशनल नंबर है। और अगर 7√5 रैशनल नंबर है तो हम लोग उसको अपॉन ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ए एंड बी आर को प्राइम। और को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके केवल वन क्या हो? कॉमन फैक्टर हो। अब हम लोग इधर उधर ट्रांसफर कर लेंगे तो √5 बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा ए अपॉन 7b। और हमें पता है कि ए और बी क्या है? इंटीजर है। ए और बी इंटीजर है, तो इंटीजर से बना हुआ जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। और हमें पता है कभी भी रैशनल और इरेशनल आपस में बराबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि √5 हमें पता है इरेशनल नंबर है और ए अपॉन बी हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकता है किसके? एक रैशनल नंबर के। तो हम लोग इसी को वर्ड्स में लिख लेते हैं। सिंस ए एंड बी आर integers, therefore a upon 7b is रैशनल नंबर। इसलिए ए और बी क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर हो जाएंगे। वी नो दैट, बट वी नो दैट कि √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। इस इरेशनल। अगर √5 इरेशनल नंबर है और 7/b रैशनल नंबर है, तो जो हमने एजम्पशन माना था वो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ऐसा कंट्रडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो एजम्पशन लेके चला था वो क्या है? गलत हो गया। तो हम उसी को वर्ड्स में लिख लेते हैं। कंट्रडिक्शन हमें देखने को क्यों मिला? क्योंकि जो हमने एजम्पशन लेके चला था वो हमारा क्या है? गलत हो गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं क्या? कि 7√5 इज इरेशनल नंबर। हमने जो रैशनल माना था 7√5 को, वो हमारा क्या है? गलत एजम्पशन है। क्या हो जाएगा? 7√5 क्या है? इरेशनल नंबर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। उसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व किया, उसी तरीके से यहाँ पर भी इस पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें हम लोग सिमिलरली उसमें भी हम लोग 6 + √2 को क्या मान लेंगे? रैशनल नंबर। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। अगर 6 + √2 क्या है? रैशनल नंबर है, तो सिमिलरली हम इसमें भी लिख सकते हैं 6 + √2 ये बराबर होगा ए अपॉन बी के, जहाँ पर ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर्स है। ए एंड बी आर को प्राइम। अब हम लोग इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो √2 बराबर क्या आ जाएगा? ए अपॉन बी माइनस
6, इसको और सॉल्व कर लेंगे तो रूट 2 बराबर आ जाएगा a माइनस 6b अपॉन b। ए और बी क्या है, इंटीजर है। इंटीजर से बना हुआ जो फ्रैक्शंस होता है वो हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। जबकि इस साइड जो हमारा रूट 2 है वो इरेशनल नंबर है, तो हमारा इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पर इरेशनल और रैशनल को बराबर है। जबकि हमें पता है कि इरेशनल नंबर जो होते हैं वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं किसके, एक रैशनल नंबर के। ये एक तरीके का क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इससे जो हमने एजम्पशन लिया था वो क्या था, वो हमारा गलत था। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, सिंस ए एंड बी आर integers, therefore a minus 6b upon b is रैशनल नंबर। इसलिए a माइनस 6b अपॉन b क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर है। बट हमें पता है, बट वी नो दैट रूट 2 क्या है, रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों पैदा हुआ, अब हम लोग लिख लेते हैं। दिस कॉन्ट्रडिक्शन जो चीज़ मैंने बताया वही चीज़ वर्ड्स में लिख लिया कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों पैदा हुआ, क्योंकि जो हमने अजम्पशन लेके चले थे वो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। फाइनली हम लोग लिख लेंगे क्या, देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। इस तरीके से एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। और फाइनली हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।